हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में GS2 के टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज लिमिटेशंस टू कमेंट। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। तो इसका आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन का डिमांड जानेंगे। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है ये एक पॉजिटिव स्टेप है बट इसके लिमिटेशंस भी है। तो इसके आंसर में हम लोग इसके एडवांटेजेस लिखेंगे, इसके केस स्टडीज देखेंगे, ये कैसे ऑडियंस को, हमारे पीपल ऑफ इंडिया को बेनिफिट किया है, फिर उसके बाद लिमिटेशंस देखेंगे कहाँ कहाँ इंप्रूव हो सकता है, और फाइनली एक केस स्टडी देखेंगे पीएम किसान का, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का, और कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड कर देंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग दे देंगे कि डीबीटी स्कीम है क्या। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ये क्या है, तो ये इज ए स्कीम टू इन्हांस द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम। जो भी सरकार प्रोग्राम चलाती है तो इसके एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्कीम लाया गया है। ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2013 जनवरी में लॉन्च हुआ था। और इस स्कीम में होता क्या है, इस स्कीम में ये होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज थ्रू देयर डायरेक्ट बैंक अकाउंट। इसमें कोई भी बीच में इंटरमीडिएटरी और या फिर ब्रोकर नहीं आता है, जिसके कारण जो भी लीकेज होता है, कोई भी अगर करप्शन करना चाहे तो उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है और नहीं कर पाते हैं। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, सब्सिडीज फॉर एसेंशियल कमोडिटीज लाइक कुकिंग गैस, क्योंकि आज के डेट में जो भी कुकिंग गैस का सब्सिडी मिलता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में आता है। तो इसके साथ हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसका एडवांटेजेस देखेंगे कि डीबीटी स्कीम आने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे: टारगेटेड अप्रोच, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ डीबीटी स्कीम। तो टारगेटेड अप्रोच में ये होता है कि जिसको भी बेनिफिट देना है, अगर मुझे बेनिफिट प्राप्त होना है तो मेरे डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। तो वो कैसे होता है, या तो आधार लिंक्ड अकाउंट से आता है या फिर आप जनधन अकाउंट खोल दो अपने नाम पे। अगर आप एलिजिबल बेनिफिशियरी हो तो आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल है, वर्ल्ड बैंक ने एक केस स्टडी किया था, डीबीटी स्कीम के आने से 40% रिडक्शन हुआ था किसमें, जो करप्शन था थ्रू लीकेज इन द एलपीजी सब्सिडी प्रोग्राम। तो आप ये देख सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट था। डीबीटी के पहले जो 40% जो भी अमाउंट रहता था वो करप्ट हो जाता था, मिडिल मैन ले लेते थे, लेकिन डीबीटी लाने से 40% रिडक्शन हुआ। अब डीबीटी स्कीम से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में भी क्या फ़ायदा हो रहा है ये देखते हैं कि आर्टिकल 14 कहता है राइट टू द इक्वालिटी। अगर मान लो कोई एक कास्ट एक्स है, कोई कास्ट वाई है, दोनों तो एलिजिबल है लेने के लिए, तो दोनों इक्वल होने चाहिए लॉ के समान, लॉ के आगे और इस कोई भी स्कीम के आगे। तो ये स्कीम लाने से राइट टू इक्वालिटी को भी इम्पोर्टेंस मिला और इम्प्रूवमेंट हुई इसमें। डीबीटी अलाइंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिप्शन। ये किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप SC ST हो तो आपको मिलेगा। ये सबको समान मानता है, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज द प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू द बैंक अकाउंट। पहले क्या था, बहुत कम लोगों का बैंक अकाउंट खुला हुआ होता था। इससे क्या होता था कि फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं थे बहुत सारे लोग हमारे कंट्री के। बट इस स्कीम के आने के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है हम लोगों का। तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और हमेशा याद रखो कोई भी आप एग्जाम्पल दो तो कोट जरूर करो कि ये वो आप एग्जाम्पल कहाँ से दे रहे हो, ताकि आपके आंसर का वेट बढ़े। और आंसर में आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसका वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, तो आप इस पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे इस वीडियो बनाने का यही कारण है कि मैं हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल दूँ, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सको। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये एग्जांपल है कि बजट ब्रीफ, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ये जो रिसर्च था, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनके अनुसार द नंबर ऑफ जन धन अकाउंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12.5 करोड़ इन सितंबर 2014 टू 28.1 करोड़ इन सितंबर 2016। तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट दुगना अकाउंट खुला हमारे देश में, ग्रोथ ऑफ ओवर 100%। इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। अब हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। देखो आर्टिकल 41 क्या कहता है
कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस सभी को मिलना चाहिए। अब देखो आप बैंक अकाउंट खोल रहे हो तो आपको मान लो कभी किसी भी बेनिफिट के लिए आपने बैंक अकाउंट खोला, बट लेकिन लेटर ऑन आपको एजुकेशन लोन चाहिए या फिर किसी और तरह का मदद चाहिए या लोन चाहिए, तो आप उसी अकाउंट में आप लोन भी ले सकते हो। तो जिससे कि ये होता है, आर्टिकल 14 कहता है कि नॉट ओनली फिनेंशियली आपको मदद मिले बट एक्सेस टू एजुकेशन, वर्क अपॉर्चुनिटीज भी होने चाहिए। सो देयरफॉर इट इज अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट में आते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम कैसे लाया? देखो अब इसमें है कि डीबीटी स्कीम में डायरेक्ट हम अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी आती है क्योंकि यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन है। इसका एक सक्सेसफुल एग्जांपल आप देखना चाहते हो, एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर जो अभी हो रहा है वो इसका बहुत ही सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का एग्जांपल है। और ये किस तरह से आर्टिकल 266 को कंसोलिडेट कर रहा है। आर्टिकल 266 ये कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करती है। और ये आर्टिकल अंडरस्कोर करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज। तो इसका ये अर्थ हुआ, अगर आप पब्लिक के लिए कोई पैसे खर्च कर रहे हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये आर्टिकल 266 कहता है। और हमने ये स्कीम लाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम लाया, ये अकाउंटेंसी को प्रमोट करता है। दैट इज व्हाई इट इज अपहोल्डिंग द आर्टिकल 266। तो यहाँ पे भी हम लोग को बेनिफिट है। तो इस तरह से हम लोग का एडवांटेजेस कंप्लीट हो गया। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था मेन बॉडी में लिखना एडवांटेजेस, और उसके बाद लिमिटेशंस लेता है। लिमिटेशंस में भी हम लोग 3 फैक्टर की बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। हमेशा याद रखिए, एग्जाम में यूपीएससी हो या फिर कोई भी पब्लिक स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, आप अगर कोई पॉइंट लिखते हैं तो उस पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए उसका एग्जाम्पल जरूर दें, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उतने। ठीक है, चलिए हम लोग अब लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। डीबीटी का क्या है? तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, इसका मतलब है या ये जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजिकल हाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था, जिसके कारण ये हुआ, इट हैज़ चैलेंजेस ऑफ रीचिंग द रूरल एंड रिमोट एरियाज। जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे ये पॉलिसी या स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आई। इसका आप एग्जाम्पल ये डाल सकते हो कि उत्तराखंड के जो टेरेंस एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट नहीं था, वहाँ पे इस इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो गया। इसका आप अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पॉइंट को वैलिडेट करो, तो यहाँ पे फिर से आप केस स्टडी डालो। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे जो है वो एक सर्वे की थी डिजिटल लिटरेसी एंड कनेक्टिविटी डिस्पैरिटी में, 2020 में ये सर्वे हुआ था। इसमें ये पता लगा था ओनली 38% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर डिजिटली लिटरेट। तो आप ये देख रहे हो कितना डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, मतलब लिटरेट ही नहीं। आप बोलोगे आधार ऑथेंटिकेशन क्या है, लोग समझेंगे नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। नेक्स्ट आता है कि अगर ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है तो इट इज़ ए पोटेंशियल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इन सच पीपल डिप्राइव्ड ऑफ देयर इंटाइटलमेंट। अब आपका जो हक है आपको नहीं मिल रहा है ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, सरकार को इस पर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है इस स्कीम का कि एक्सक्लूजन एरर। अब देखो, ये फैसला करना कि कोई व्यक्ति एलिजिबल है या नहीं है, तो ये फैसला होने के बाद आप इस स्कीम में, इसके सिस्टम में आप ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, उनको उनका जो बेनिफिट है मिल नहीं पाता है। जैसे कि मनरेगा के बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनको आपका उनका सैलरी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आधार लिंक नहीं हो पा रहा है, या फिर अकाउंट लिंक नहीं है, या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल हो जा रहा है, जिसके कारण वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं इस स्कीम से। तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूजन एरर। आप अगेन इसका आप केस स्टडी के साथ अपने पॉइंट को वैलिडेट करो। कैग के एक रिपोर्ट के अनुसार 25% ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरीज वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिसीविंग द सब्सिडीज ड्यू टू द इशू सच एज बैंक अकाउंट लिंकिंग एंड आधार ऑथेंटिकेशन फेलियर। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। 25% जनता जो एलिजिबल थे उनको उनका फायदा ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आधार लिंक नहीं है, बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा वायलेशन है आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज और एनीथिंग। तो इस चीज पे भी यहाँ पे इम्प्रूव करना है ये, क्योंकि ये लिमिटेशन है।
नेक्स्ट चैलेंज है बायोमेट्रिक एंड प्राइवेसी कंसर्न। अब देखो यहाँ पे आधार बेस्ड ये स्कीम है, आधार लिंकिंग के थ्रू। तो 2017 में ये काफ़ी रिपोर्ट्स आए थे कि आधार का डेटा ब्लैक मार्केट में सोल्ड हो रहा है, जो कि प्राइवेसी का एक कंसर्न बन जाता है। और अगेन आर्टिकल 21A कहता है कि अगर किसी भी, अगर इट इज़ अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर किसी को बस ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का। तो इस तरह से हम लोग लिमिटेशंस भी देख लिए, एडवांटेजेस देखा, लिमिटेशंस देख लिए। अब एक केस स्टडी यहाँ पे आप ज़रूर मेंशन कर दें अपने आंसर को एंड करने से पहले, कि पीएम किसान जो है, जो पॉलिसी है, उसको डीबीटी स्कीम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। ये स्कीम क्या कहता है, हर एक फार्मर को 6,000 रुपया पर ईयर दिया जाएगा, 2,000 के पर इंस्टॉलमेंट में। एज ऑफ सितंबर 2023 11 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है इस स्कीम के अनुसार, पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत, जिसमें कि ये सारे 11 करोड़ फार्मर्स जो है 2 लाख करोड़ का इनकम सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड किया है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, कि उनको सपोर्ट मिला है। तो ये एक केस स्टडी आप ज़रूर मेंशन करें कि किस तरह से ये सक्सेस हुआ है डीबीटी के कारण। और फाइनली हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। इन द कंक्लूजन वी विल राइट ए पॉजिटिव होप, और किस तरह से सारे का समराइज करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो इन द कंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज ए अनडाउटली ए सिग्निफिकेंट स्टेप, जो कि क्वेश्चन में बोल भी रहा था। इसके एडवांटेजेस को हम लोग फिर दिखा दिए। इट्स एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टेड डिलीवरी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी आर कमेंडेबल, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। इट मस्ट एड्रेस इट्स लिमिटेशंस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, एक्सक्लूजन रेडर और प्राइवेसी कंसर्न। तो फाइनली इसका एक हमको एक बैलेंस्ड वे में कंक्लूड करना है, एक होप के साथ। A balanced approach that considers India's diversity is essential, and continuous monitoring and adaptive policy making will be the key to realizing the scheme's full potential while upholding the principles enshrined in the Constitution of India। तो इस तरह से हम लोग एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड कर दिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, तो उसमें पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स लिखने थे डीबीटी के बारे में। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, डीबीटी क्या है, इसमें हम लोगों ने फिर एडवांटेज देखा, सारे का केस स्टडीज भी मेंशन है, आप अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कर ले। फिर लिमिटेशंस देखा टेक्नोलॉजिकल डिवाइड का, किस तरह से मनरेगा में वर्कर्स एक्सक्लूड हो गए, बायोमेट्रिक्स के डेटा मार्केट में अवेलेबल है, टारगेटेड अप्रोच में डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है, फिनेंशियली कितने लोगों का 28 करोड़ अकाउंट खुले थे। फिर ट्रांसपेरेंसी आ गया, जो आर्टिकल 266 को प्रमोट करता है। फाइनली एक केस स्टडी और कंक्लूजन के साथ या आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।